गांव छोटा था, खेतों और पुराने कच्चे घरों वाला। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन इन दिनों हवा में कुछ अजीब था। लोग कहते थे कि रात होते ही खेतों के किनारे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई सूखी घास हिल रही हो या फिर कई छोटे छोटे हाथ एक साथ खुरच रहे हों। मास्टर रघुनाथ वहीं गांव के स्कूल में पढ़ाते थे। उम्र लगभग 50 के आसपास, दुबला पतला शरीर, लेकिन आंखों में बच्चों के लिए नरमी। वे गांव के सबसे पढ़े लिखे आदमी थे, इसलिए लोग हर छोटी बड़ी अजीब बात उन तक पहुंचाते थे। पहली बार मामला तब उठा जब भोला राम की भैंस सुबह गायब मिली। पूरा गांव खेतों में ढूंढने निकला और तभी किसी ने देखा कि खेत की मेड़ पर एक बड़ा सा सफेद जाल फैला हुआ था, इतना बड़ा कि पूरा एक पेड़ उसमें लिपटा हुआ लग रहा था। धूप में वो जाल चमक रहा था, जैसे उस पर बारीक कांच की परत चढ़ी हो। लोग हैरान थे, गांव में इतनी बड़ी मकड़ी कभी नहीं देखी थी। सब सोचते थे कि शायद ये कोई बीमारी है या रात में किसी ने शरारत की है, लेकिन जब जाल हटाने की कोशिश की गई तो सबके हाथ चिपक गए। धागे इतने मजबूत कि खींचने पर उंगलियां कटने लगीं। डरते डरते लोगों ने लाठी और आग से उसे जलाया, लेकिन जलते समय जो आवाज निकली वो सीधी इंसानी चीख जैसी थी। पूरा गांव सन्न रह गया। उसके बाद से हर दिन किसी न किसी खेत, किसी पेड़ पर यह अजीब जाल दिखाई देने लगा। पहले लोग मजाक उड़ाते रहे, पर जब गांव की एक बच्ची मीनू अचानक गायब हो गई, तब सबके चेहरे उतर गए। मीनू पिछली शाम अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। रात को घर नहीं लौटी। अगले दिन उसका दुपट्टा उस जाल में फंसा मिला जो गांव के कुएं के पास था। लोग डर से कांप उठे। पुलिस को खबर दी गई, लेकिन पुलिस वालों ने भी वो जाल देखकर कदम पीछे खींच लिए। मास्टर रघुनाथ ने उसी दिन स्कूल में बच्चों को समझाया कि कोई भी खेतों की तरफ न जाए, लेकिन बच्चों की मासूमियत डर नहीं समझती। वे फिर भी खेलने जाते और तभी धीरे धीरे एक एक बच्चा गुम होने लगा। रघुनाथ की आंखों में डर उतरने लगा। उन्हें लग रहा था कि ये कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने रात को अकेले निकलकर जालों को देखने की ठानी। चांदनी रात थी। गांव के बाहर जाते ही उन्हें खेतों में धुंधली सफेद आकृतियां दिखीं, जैसे जमीन पर बर्फ जमी हो। करीब जाकर देखा तो दर्जनों पेड़ और झाड़ियां मोटे मोटे जालों से ढकी थीं और उन जालों के अंदर कुछ हिल रहा था। वे आगे बढ़े, लेकिन तभी एक तेज सरसराहट हुई। जाल की गहराई से जैसे सैकड़ों छोटे पैरों की आहट आई। उनके पांव कांप गए। वे पीछे हटे और भागते हुए गांव की तरफ लौट आए। अगली सुबह उन्होंने पंचायत में सबको बताया कि गांव किसी बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन लोग हंस पड़े। किसी ने कहा यह सिर्फ मकड़ी है, किसी ने कहा मास्टर ने डर का पहाड़ बना दिया है। रघुनाथ चुप रहे, लेकिन उनके अंदर बेचैनी गहरी हो गई। उन्हें लग रहा था कि यह सिर्फ मकड़ी का मामला नहीं है, इसके पीछे कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से बाहर है। और उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अगर किसी को सच जानना है तो उन्हें ही पहला कदम उठाना होगा। रात का समय था। गांव के ज्यादातर घरों में दिए बुझ चुके थे। कुत्तों की भौंकने की आवाजें भी धीरे धीरे थम चुकी थीं, लेकिन मास्टर रघुनाथ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उनकी सोच बार बार उन्हीं बच्चों की तरफ जा रही थी जो पिछले दिनों अचानक गुम हो गए थे। उनकी क्लास के 3 बच्चे मीनू, सोनू और राधा एक हफ्ते में लापता हो गए थे। रघुनाथ के दिल में अपराध बोध बैठ गया था। उन्हें लग रहा था कि जैसे वो उन बच्चों की रक्षा नहीं कर पाए। उस रात उन्होंने तय किया कि वे अकेले खेतों की ओर जाएंगे और देखेंगे कि इन जालों की असली हकीकत क्या है। उनके अंदर डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहरी बेचैनी थी। हाथ में एक लालटेन और जेब में पुराना धारदार चाकू लेकर वे धीरे धीरे गांव से बाहर निकले। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ा गला हो। पैरों के नीचे सूखी घास चरमराती जा रही थी और दूर कहीं से सियारों की हुआ हुआ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे खेतों की तरफ बढ़ते गए, धुंधलके में सफेद आकृतियां साफ नजर आने लगीं। पेड़ों, झाड़ियों, यहाँ तक कि छोटे छोटे पगडंडियों तक पर मोटे जाल फैले हुए थे। लालटेन की रोशनी पड़ते ही वे जाल चमकने लगते, जैसे किसी ने उन पर चांदी का पाउडर छिड़क दिया हो। रघुनाथ धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि एक बड़े आम के पेड़ पर जाल लिपटा हुआ था और उसके अंदर कुछ हिल रहा था। धड़कते दिल के साथ वे पास गए। लालटेन की रोशनी जैसे ही अंदर पड़ी, उनका खून जम गया। जाल के भीतर इंसानी आकार था। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी पूरा लिपटकर उस जाल में फंसा पड़ा हो। उसकी उंगलियां हिल रही थीं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। रघुनाथ ने तुरंत चाकू निकाला और जाल काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने जाल पर वार किया, अंदर से एक चीख गूंज उठी। वो आवाज इंसानी नहीं थी, बल्कि किसी जानवर जैसी, पर दर्द से भरी हुई। पेड़ के पीछे से अचानक सरसराहट हुई और जमीन हिलती सी महसूस हुई। रघुनाथ डर से पीछे हट गए। तभी उनकी नजर पड़ी। पेड़ के तने पर एक विशाल परछाई हिल रही थी और फिर धीरे धीरे अंधेरे से वो सामने आई।
वो एक मकड़ी थी, लेकिन सामान्य मकड़ी नहीं। उसका आकार किसी बकरी जितना बड़ा था। 8 आंखें लालटेन की रोशनी में लाल लाल चमक रही थीं। उसके पैरों से अजीब सी खड़खड़ाहट निकल रही थी, जैसे कोई सूखी लकड़ी टूट रही हो। उसके दांतों से चिपचिपा लार टपक रहा था। रघुनाथ की सांसें थम गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मकड़ी इतनी विशाल भी हो सकती है। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि मकड़ी की पीठ पर कई छोटे छोटे इंसानी चेहरे उभरते नजर आ रहे थे, जैसे उसके शरीर ने किसी की आत्मा या शक्ल को निगल लिया हो। वो प्राणी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। रघुनाथ पीछे हटे और लालटेन जमीन पर गिर गई। आग की हल्की लौ भड़की और जाल का एक हिस्सा जल उठा। मकड़ी पीछे हट गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसकी गूंजती हुई फुफकार पूरे खेत में फैल गई। दूर दूर तक और भी सरसराहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों छोटे छोटे पैर एक साथ हिल रहे हों। रघुनाथ ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और भागना शुरू कर दिया। पीछे से सरसराहट उनका पीछा कर रही थी, कभी दाएं से कभी बाएं से, जैसे अंधेरे में कई परछाइयां उनका रास्ता रोक रही हों। गांव के करीब पहुंचते ही वे हांफते हुए रुके। पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उनके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी। रघुनाथ गांव पहुंचे और घर का दरवाजा बंद कर लिया। उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उन्हें अब यकीन हो चुका था कि यह साधारण मकड़ियों का मामला नहीं है, यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से बाहर है। उन्होंने सोचा कि पंचायत को सच बताना चाहिए, लेकिन मन ही मन जानते थे कि लोग हंसेंगे, उन्हें पागल समझेंगे। उस रात नींद नहीं आई। बार बार उनकी आंखों के सामने वही दृश्य आता रहा। जाल में फंसा इंसानी शरीर और मकड़ी की पीठ पर उभरे चेहरे। सुबह होते ही वे स्कूल पहुंचे। बच्चे हमेशा की तरह शोर मचा रहे थे, लेकिन रघुनाथ को उनके चेहरों में डर दिख रहा था। 2-3 बच्चों ने बताया कि उन्हें रात को खिड़की के बाहर अजीब आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई धीरे धीरे खिड़की पर पंजे मार रहा हो। रघुनाथ का दिल बैठ गया। उन्हें लग रहा था कि अगला निशाना शायद यही बच्चे हैं। और तभी स्कूल के मैदान से अचानक शोर उठने लगा। कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे। रघुनाथ दौड़कर बाहर पहुंचे तो देखा कि मैदान के कोने में जमीन से एक मोटा सफेद जाल उभर रहा था। सब बच्चे पीछे हट गए। जाल तेजी से फैल रहा था और उसके बीचों बीच से कुछ हिलता हुआ ऊपर उठ रहा था। रघुनाथ को लगा जैसे उनकी आंखों के सामने पूरा स्कूल अब उस जाल के कब्जे में आने वाला है। सुबह की धूप अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि स्कूल का मैदान चीखों से गूंज उठा। बच्चे भागते भागते कमरे के अंदर घुस रहे थे। कुछ गिर पड़ रहे थे तो कुछ मास्टर रघुनाथ को ढूंढते हुए मदद की गुहार लगा रहे थे। मैदान के कोने में जमीन से उभरा वह मोटा जाल अब फैलकर आधे हिस्से को ढक चुका था। देखते ही देखते उसने पेड़ों, झाड़ियों और स्कूल की टूटी दीवार को पकड़ लिया। उसका फैलना इतना तेज था कि जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच खींच कर फैला रहा हो। रघुनाथ दौड़कर बच्चों को एक कमरे में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। बच्चों की सांसें तेज थीं, आंखों में डर साफ दिख रहा था। कोई रो रहा था, कोई अपनी मां को पुकार रहा था। रघुनाथ खुद भी कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने बच्चों से कहा कि शांत रहो। वे जानते थे कि अगर डर उन पर हावी हो गया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। बाहर से सरसराहट और खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे सैकड़ों छोटे छोटे पैर दीवारों पर चढ़ रहे हों। खिड़की से झांक कर देखा तो पूरा मैदान सफेद जाल से ढक चुका था। बीच में एक बड़ा सा उभार बन रहा था, जैसे कोई चीज नीचे से ऊपर आ रही हो। और फिर वही हुआ जिससे उनका खून जम गया। जाल के बीचों बीच से धीरे धीरे वह विशाल मकड़ी बाहर निकली। उसकी आंखें लाल थीं और उसके पैरों से जमीन कांप रही थी। बच्चे खिड़की से देखकर और जोर से चीखने लगे। मकड़ी रुक रुक कर आसपास देख रही थी। उसके चेहरे पर इंसानी जैसी चालाकी थी, जैसे वह जानती हो कि बच्चे कमरे में छिपे हैं। वह धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ने लगी। रघुनाथ ने दरवाजे के सामने खड़ा होकर बच्चों को पीछे किया। उनके दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि अगर आज कुछ नहीं किया गया तो पूरा स्कूल इस जाल का हिस्सा बन जाएगा। अचानक मकड़ी के साथ कुछ और हरकतें दिखीं। जाल के दूसरे हिस्सों से कई छोटे छोटे जीव बाहर निकलने लगे। वे मकड़ी जैसी ही आकृति के थे, लेकिन आकार में बिल्कुल छोटे। उनकी संख्या इतनी थी कि गिन पाना मुश्किल था। वे दीवारों, पेड़ों और जमीन पर भागते हुए स्कूल की तरफ बढ़ने लगे। बच्चे रोने लगे। रघुनाथ ने खिड़की बंद कर दी और अंदर बैठ गए, लेकिन तभी उन्हें कमरे की पिछली दीवार से अजीब आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर ही अंदर उसे खुरच रहा हो। उनका दिल बैठ गया। जाल अब सिर्फ बाहर नहीं था, बल्कि अंदर घुसने की कोशिश भी कर रहा था। रघुनाथ ने चाकू निकाला और पास की मेज पर रखा दिया। उनकी आंखें बच्चों पर पड़ी। सब डरे हुए थे, लेकिन उनमें से एक बच्चा, छोटा हरीश, अचानक बोला, मास्टर जी, ये वही है ना, वही कहानी वाली मकड़ी? रघुनाथ चौंके। कौन सी कहानी?
उन्होंने पूछा। हरीश ने बताया कि उसकी दादी अक्सर उसे सुनाती थीं कि बहुत साल पहले गांव के बाहर एक तांत्रिक रहता था। वह तंत्र मंत्र करके अमर होना चाहता था। कहते हैं उसने मकड़ी की आत्मा को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मंत्र गलत पड़ गया और मकड़ी उसके साथ मिलकर एक भयानक जीव बन गई। तब गांव वालों ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया था। लेकिन दादी कहती थीं कि उस तांत्रिक का श्राप कभी मिटा नहीं। मकड़ी की आत्मा अब भी गांव के आसपास भटकती रहती है। रघुनाथ ने यह सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या ये वही श्राप है? वही मकड़ी जो इंसान और आत्मा के मिलन से पैदा हुई थी? बाहर से अचानक जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज दरवाजे से टकराई हो। मकड़ी अब सीधा उनके कमरे पर हमला कर रही थी। बच्चे चीख पड़े, दीवारें कांपने लगीं, छत से धूल झड़ने लगी और तभी कमरे के कोने में एक दरार दिखी। उसमें से सफेद रेशे धीरे धीरे बाहर आने लगे। रघुनाथ ने चाकू से उन रेशों को काटा, लेकिन हर कट के साथ वही दर्दनाक चीख गूंज उठी। मकड़ी जोर से फुफकारी, जैसे उसे चोट लगी हो। बच्चों ने कान बंद कर लिए। अब रघुनाथ को समझ में आ रहा था, ये जाल सिर्फ धागा नहीं, बल्कि मकड़ी का हिस्सा है। जैसे उसका फैला हुआ शरीर, जहां जहां ये जाल है वहां वहां वो खुद मौजूद है। अगर उसे हराना है तो सिर्फ जाल काटना काफी नहीं, उसे उसकी जड़ तक पहुंचना होगा। लेकिन जड़ कहाँ है? रघुनाथ सोच में ही थे कि अचानक कमरे की खिड़की टूटकर गिर गई। सफेद रेशे अंदर घुसने लगे। बच्चों ने चीखते हुए रघुनाथ से लिपट गए। रघुनाथ ने चाकू लहराया और एक एक करके रेशे काटने लगे। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं, हाथ कांप रहे थे। लेकिन तभी उनकी नजर खिड़की से बाहर गई। दूर खेतों में, जहां जाल सबसे ज्यादा फैला था, वहां एक बड़ा सा गड्ढा जैसा दिख रहा था। उसके अंदर अंधेरा था और उससे बार बार सफेद धुआं निकल रहा था। रघुनाथ को अचानक एहसास हुआ कि यही उस जाल की जड़ है। यही वो जगह है जहां से सब फैल रहा है। शायद यही वो जगह है जहां वह तांत्रिक जलाया गया था। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर उस गड्ढे को नष्ट किया जाए तो शायद मकड़ी को हराया जा सकता है। लेकिन सवाल था, वे वहां तक बच्चों को कैसे लेकर जाएंगे? बाहर से मकड़ी की सरसराहट और पास आ रही थी। दरवाजा अब ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया, आज चाहे जान चली जाए, लेकिन वे बच्चों को इस मौत के जाल से बाहर निकालेंगे। दरवाजे पर लगातार धमाके हो रहे थे। हर वार के साथ लकड़ी चटक रही थी और दीवारें कांप रही थीं। बच्चों ने मास्टर रघुनाथ की कमीज पकड़ रखी थी। उनकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और बच्चों से कहा कि अगर जिंदा बचना है तो सबको हिम्मत दिखानी होगी। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। जाल अब लगभग पूरे स्कूल पर छा चुका था। हवा भारी और घुटन भरी थी। मकड़ी की सरसराहट हर ओर गूंज रही थी। उन्होंने खिड़की से बच्चों को एक एक करके बाहर उतारा। सबसे छोटा बच्चा हरीश पहले निकला, फिर बाकी। रघुनाथ ने सबसे पीछे छलांग लगाई। पैरों के नीचे जमीन अब जाल से ढकी हुई थी। हर कदम रखते ही जाल में अजीब सी गूंज उठती, जैसे किसी ने जिंदा मांस पर पैर रखा हो। बच्चे डर से रोने लगे, लेकिन रघुनाथ ने उन्हें चुप कराते हुए खेतों की तरफ भागना शुरू किया। उनके सामने वही गड्ढा दिख रहा था जहां से जाल सबसे घना होकर फैल रहा था। वही उनकी मंजिल थी। पीछे से एक जोरदार फुफकार सुनाई दी। मकड़ी ने उन्हें देख लिया था। उसकी 8 आंखें लालटेन की हल्की रोशनी में चमक रही थीं। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे से छोटे छोटे मकड़ी जैसे जीव दीवारों से उतरते हुए दौड़ने लगे। रघुनाथ ने बच्चों को आगे बढ़ाया। वे दौड़ रहे थे, लेकिन जाल पैरों में उलझता जा रहा था। छोटे जीव पीछे से उन पर टूट पड़े। एक ने हरीश की टांग पकड़ ली। बच्चे ने चीख मारी। रघुनाथ ने चाकू से वार करके उसे काटा। चिपचिपा तरल उसके हाथ पर छलक पड़ा, जिसमें अजीब सी बदबू थी। वे आगे बढ़ते रहे। आसमान में अचानक बादल छा गए। सूरज गायब हो गया और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे गांव पर रात उतर आई हो, जबकि दिन का समय था। बच्चे बार बार गिर रहे थे, रो रहे थे। रघुनाथ उन्हें उठाकर दौड़ाते रहे। हर तरफ जाल की सरसराहट थी, कभी दाएं से कभी बाएं से। ऐसा लगता था कि पूरा गांव अब उस जीव का पेट बन चुका है और वे उसके भीतर दौड़ रहे हैं। गड्ढा अब और पास आ चुका था। उसके चारों तरफ मोटे जालों की दीवार खड़ी थी। बीच बीच से सफेद धुआं निकल रहा था। हवा में जलने की गंध थी। अचानक मकड़ी की चीख गूंजी। वह अब उनके बिल्कुल पीछे थी। उसकी लंबी टांगें जमीन में धंसती जा रही थीं। हर कदम पर जमीन कांप उठती। उसकी पीठ पर उभरे चेहरे अब साफ नजर आ रहे थे। वे चेहरे बच्चों के थे, वही बच्चे जो गायब हो गए थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें सिर्फ दर्द और खालीपन था। बच्चों ने उन्हें देखकर और जोर से चीखना शुरू कर दिया। रघुनाथ का दिल बैठ गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। वे जानते थे कि अगर आज हार गए तो ये सब बच्चे भी उन्हीं चेहरों में बदल जाएंगे।
वे गड्ढे के पास पहुंचे। चारों तरफ जाल लिपटा हुआ था। चाकू से उन्होंने वार किया। हर कट के साथ वही दर्दनाक चीख गूंजती। मकड़ी पीछे से और तेजी से चीखती जैसे उसे चोट लग रही हो। जाल काटते काटते उन्होंने एक छोटा रास्ता बना लिया। बच्चों को धक्का देकर अंदर भेजा और खुद सबसे पीछे घुसे। गड्ढे के भीतर अंधेरा था। दीवारें गीली थीं और हर जगह सफेद रेशे चिपके हुए थे। नीचे से गर्म हवा आ रही थी, जैसे कोई चीज अंदर जल रही हो। रघुनाथ को यकीन हो गया कि यही वो जगह है जहां तांत्रिक को जलाया गया था और यहीं से मकड़ी की आत्मा ने जन्म लिया। लेकिन उनके पास समय कम था। पीछे से मकड़ी की परछाई गड्ढे के ऊपर दिखने लगी। उसके छोटे छोटे जीव अब गड्ढे के अंदर घुस रहे थे। बच्चे रोते हुए उनसे पूछ रहे थे, मास्टर जी, अब क्या होगा? रघुनाथ ने कांपते हुए हाथों से लालटेन उठाई और कहा, अब आखिरी बार हिम्मत दिखानी होगी। उन्होंने तय कर लिया था कि इस गड्ढे को जलाना ही होगा। शायद यही इस जाल को खत्म करने का रास्ता है। लेकिन सवाल था, क्या वे और बच्चे इसमें जिंदा बच पाएंगे? गड्ढे के अंधेरे में चारों तरफ फुफकार और सरसराहट गूंज रही थी। अब मौत और जिंदगी के बीच की आखिरी जंग शुरू होने वाली थी। गांव की हवा उस रात और भारी थी, जैसे हर सांस गले में अटकती जा रही हो। चारों ओर अजीब सी निस्तब्धता थी। कुत्ते तक भौंकना भूल गए थे। चांद भी बादलों में छुपकर जैसे आंखें मूंद चुका था। रघुनाथ ने लालटेन उठाई और कांपते कदमों से उस गड्ढे की तरफ बढ़े। पीछे बच्चे थे। उनकी सांसें, उनके डर की फुसफुसाहटें हवा को और भारी बना रही थीं। गड्ढे के पास पहुंचकर उन्होंने देखा, नीचे अंधेरा लहर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो धरती का पेट फटा हो और भीतर कोई सांस ले रहा हो। अचानक एक खर्राटेदार सी आवाज आई, श्श्श। बच्चे चिपक गए रघुनाथ के पीछे। लालटेन नीचे झुका तो गड्ढे की गहराई से आंखें चमकीं। पहले 2, फिर 4, फिर अनगिनत आंखें जो इंसानी नहीं थीं। उनमें भूख थी, गाढ़ी काली भूख। रघुनाथ का गला सूख गया। ये तो उनके शब्द बीच में टूट गए और तभी वो चीज बाहर निकली। वो कोई साधारण मकड़ी नहीं थी। उसका आकार कम से कम 3 आदमी जितना बड़ा। उसके पैर गड्ढे के किनारे पर ऐसे टिके जैसे किसी पुराने पेड़ की जड़ें मिट्टी फाड़कर बाहर निकल रही हों। उसके शरीर पर मिट्टी चिपकी थी, लेकिन उसकी त्वचा अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे काले लोहे को खून से धोकर रखा गया हो। उसका मुंह, वहां दांत नहीं थे, वहां छोटे छोटे हाथ थे, सैकड़ों। हर बार जब वो जबड़ा हिलाता, उन हाथों की उंगलियां फड़फड़ाती जैसे भूखी चिड़ियां खाना मांग रही हों। बच्चे चीख पड़े, भागो! रघुनाथ चिल्लाए, लेकिन पैरों ने बच्चों का साथ नहीं दिया। वे वहीं जमे रहे, जैसे जमीन ने उनकी एड़ियों को पकड़ लिया हो। मकड़ी ने अपने पैरों को फैलाया और धर्र की आवाज के साथ बाहर निकली। उसकी पीठ पर मिट्टी के थक्के हिल रहे थे, जैसे किसी ने अंदर जिंदा चीजें कैद कर रखी हों। रघुनाथ ने साहस बटोरा, मेरे पीछे रहो। उन्होंने हाथ में पड़ी लालटेन गड्ढे में फेंकी। लौ जैसे ही गिरकर टूटी, आग ने एक पल को अंधेरे को काटा। उसी रोशनी में उन्होंने देखा, गड्ढे की दीवारों पर लाखों छोटे छोटे अंडे जमे हुए थे। अंडों में हिलती परछाइयां। हे भगवान! उनकी आंखें फैल गईं। ये सिर्फ एक मकड़ी नहीं थी, ये तो मां थी। मकड़ी ने चीख जैसी आवाज निकाली। वो कोई चीख नहीं थी, वो बच्चे रोने की आवाज थी। हजारों बच्चों की चीखें एक साथ गूंज रही थीं। बच्चे सहम कर रोने लगे, लेकिन मकड़ी उन पर झपटी नहीं। उसने अपने मुंह से खून जैसा चिपचिपा तरल बाहर निकाला, सीधे बच्चों की ओर। रघुनाथ ने उन्हें खींचकर किनारे किया, लेकिन एक बूंद छोटे सुरेश के चेहरे पर गिरी। सुरेश वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उलट गईं और उसका शरीर झटके खाने लगा। उसकी त्वचा पर काले जाले उगने लगे, जैसे कोई अंदर से उसे बुन रहा हो। नहीं! रघुनाथ चिल्लाए। तभी उनके दिमाग में अजीब झंकार हुई, मानो कोई अंदर से बोल रहा हो, तुम सोचते हो ये जानवर है? आवाज गहरी, गीली और क्रूर थी। नहीं, ये तुम्हारे बच्चों की भूख है, जो तुमने दबाई थी, तुम्हारी नींद में, तुम्हारे झूठों में। अब वो बाहर आ चुकी है। रघुनाथ कांप उठे। तू कौन है? आवाज हंसी। मैं तुम्हारा गड्ढा हूं, तुम्हारा गांव, तुम्हारी सड़ी हुई आत्मा। तुम सबने मिलकर मुझे पैदा किया। मकड़ी ने अपना विशाल पैर उठाया और जमीन पर मारा। पूरा गड्ढा हिला। बच्चे चीखते हुए रघुनाथ से लिपट गए। रघुनाथ जानते थे, अब कुछ करना होगा। उन्होंने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में आग थी। अगर तू हमारे डर से जिंदा है, उन्होंने दांत भींचे, तो मैं तुझे यहीं खत्म करूंगा। तो वो आगे बढ़े और कुल्हाड़ी मकड़ी की टांग पर दे मारी। छपाक! टांग से गाढ़ा काला तरल बह निकला, जैसे सड़ता हुआ खून। मकड़ी ने चीख मारी। पूरे गांव में बच्चों की हजारों चीखें गूंज उठीं।
बच्चे भागने लगे, लेकिन मकड़ी पीछे हटने की बजाय और भयानक हो गई। उसने अपना सिर झुकाकर रघुनाथ को देखा और उसके मुंह से आवाज निकली, रघुनाथ, तुम भी मेरे ही हिस्से हो। और तभी रघुनाथ का शरीर अकड़ने लगा। उनकी त्वचा पर भी जाले उगने लगे, आंखें धुंधली, हाथ कांपते हुए गिर गए। कुल्हाड़ी मिट्टी में धंस गई। बच्चे चिल्लाए, दादाजी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी दृश्य वही था। गड्ढे के किनारे बच्चे भागते जा रहे थे और पीछे रघुनाथ धीरे धीरे उस मकड़ी की पीठ पर चढ़ते जा रहे थे। उनका चेहरा सफेद हो चुका था, आंखें खाली। और फिर उन्होंने खुद अपने ही पोते को देखा और होंठ हिलाए। भागो, क्योंकि ये गड्ढा अब सिर्फ मेरा नहीं है, ये तुम्हारा भी है। उस रात गांव में आसमान से कोई तारा नहीं टूटा, सिर्फ गड्ढे से आती आवाज थी। बच्चों की रोती, हंसती, गाती आवाजें। और वो आवाज अब भी गूंजती है।